ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाता है। भारत दूसरा विकल्प खोजता है, बाबल मंदेव का। सऊदी अरब से तेल और गैस आपूर्ति कर को लेकर के समझौते होते हैं और इस रास्ते से भारत तेल और गैस पहुंच भी रहा होता है। लेकिन इसी बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर तेल टैंकर सऊदी अरब से कोई भी तेल और गैस लेकर किसी भी देश को जाते हैं तो हम उस पर हमले करेंगे। और इसके कारण भारत भी इसमें फंसा हुआ नजर आया। यानी कि भारत को अब तेल सप्लाई को लेकर के न सिर्फ बाब अल मंदेव को ब्लॉक किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक किया गया है। इससे दुनिया का तेल संकट और भी गहरा सकता है और भारत में चीजें और भी मुश्किल भरी हो सकती हैं। चलिए आज आपको समझाते हैं इसी कारण से बाब अल मंदेव की जियोपॉलिटिक्स स्थिति आखिर क्यों इतना जरूरी है और भारत इसमें कैसे फंस रहा है। पूरी कहानी को मैप के माध्यम से वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको समझना है इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को। सबसे पहले कहानी की जो घटनाक्रम है वो मैंने अभी आपको बताया कि हुआ कैसे कि हूती जो विद्रोही हैं उन्होंने हाल ही में भारत चीन जैसे देशों की तरफ जा रहे तेल टैंकरों को टारगेट करके मैसेज भेजा कि अगर आप बाब अल मंदेव से गुजर रहे हैं सऊदी अरब का तेल लेकर के हम आप पर हमले करेंगे। ये तेल कहां से आ रहा था? तो सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से ये तेल टैंकर निकले हुए थे। भारत और चीन को लेकर कच्चा माल लेकर के, कच्चा तेल जो है भारत और चीन लेकर के जा रहे थे। बाब अल मंदेव जलडमरू की ओर जैसे ही बढ़ रहे थे, टैंकर्स को यहां पर हूती विद्रोहियों के द्वारा निशाना बनाने का धमकी दी जाती है और उसके बाद ये जहाज यूटर्न लेकर के वापस स्वेज नहर निकल जाते हैं। ये कहानी को थोड़ा सा हम भू राजनीतिक नक्शे के माध्यम समझते हैं। ये पूरा जो मैप आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 5 अहम पहलू हैं। 5 चीजें हैं जो पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए जरूरी हैं। पहला यहाँ पर आप देखें तो ये आपको लाल सागर है। यहां पर आपको देखा जाए तो एक तरफ भूमध्य सागर है, ठीक है। यहां आपका स्वेज नहर है। अब ये आपको देखिए, सबसे पहले अगर लाल सागर को देखें तो लाल सागर वो एरिया है जो कि आपको यहां पर हम देख सकते हैं कि आपको एशिया है यहां पे मध्य पूर्व को लेकर के, और ये आपको यहां पे आपको यूरोप है। तो यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करता है लाल सागर। दूसरा अगर हम देखें जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर आपको एक तरीके से देखा जाए तो लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करने के लिए जो रूट अपनाया जा रहा है वो आपको अपनाया जा रहा है स्वेज नहर के माध्यम से। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा यहां पर जो बाब अल मंदेव है, ये जो है आपको यहां पर हम देखें अदन की खाड़ी है और अरब सागर है, यहां लाल सागर है। तो एक तरीके से लाल सागर को अदन की खाड़ी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद अदन की खाड़ी को अगर हम देखें तो ये आपको इस पूरे एरिया को यमन को लेकर लें तो उसे अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ने का यहां पर आपको काम कर रहा है, अरब सागर को हिंद महासागर से। और उसके बाद यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि यहां पर हम देख रहे हैं ऑयल और तेल गैस को लेकर के आपको फारस की खाड़ी को अरब सागर और या हिंद महासागर से जोड़ने का आपको काम करता है। ये पूरी जियोपॉलिटिक्स है। तो पहले यहां पर देखें तो भारत जो है अपना तेल आयात यहां से कर रहा था। अब इसको यहां पे ईरान ने, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, तो भारत ने दूसरा विकल्प तलाशा कि चलिए हम यहां पर लाल सागर से होते हुए आपको अदन खाड़ी से बाब अल मंदेव जलडमरू से होते हुए अपना तेल और गैस आपूर्ति करेंगे। लेकिन यहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या खड़ी हो जाती है तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा बाब अल मंदेव के बारे में। ये इसकी स्थिति कैसी है, क्यों इतना आपको देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें, ये है बाब अल मंदेव। इसकी जो यहां पे सबसे सक्रिय स्थिति में अगर हम देखें तो ये लगभग 30 किलोमीटर ही आपको चौड़ाई इसकी है। और यहां पर देखें तो एक तरफ आपको इसके लाल सागर है, दूसरी तरफ यहां पे अदन की खाड़ी है। इस साइड अगर हम देखें तो आपको जिबूती और एरिट्रिया है आपको पश्चिम में। वहीं अगर हम देखें आपको पूर्व में तो यहां पर आपको यमन है। तो इस तरीके से इसका पूरा एक जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस है। दूसरा अगर हम देखें चौड़ाई, जैसे मैंने कहा कि लगभग सिर्फ 30 किलोमीटर, यानी कि बहुत सकरा है। इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण से देखें तो एशिया से लेकर के यूरोप, यानी कि अगर हम देखें अदन की खाड़ी से होते हुए, बाब अल मंदेव होते हुए, लाल सागर होते हुए, आगे चल करके हम देखें स्वेज नहर होते हुए आपको भूमध्य सागर यूरोप तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो स्वेज नहर के कारण अधिकांश जो जहाज हैं वो यहां पर से गुजरते हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 10 से 12% जो होता है वो यहीं से आपको व्यापार होता है, इसी मार्ग से। और प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और एलएनजी जो होता है परिवहन इस रास्ते से होता है। ये समझ सकते हैं कि आखिर यहां पर कितने इंपॉर्टेंट है। 10 से 12% एशिया अफ्रीका के लिए। और बाब अल मंदेव का जो अर्थ होता है गेट ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसुओं का द्वार। तो ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, रणनीतिक दृष्टिकोण से स्वेज नहर के सबसे छोटे और तेज मार्ग के तौर पे और एशिया यूरोप कनेक्ट करने के दृष्टिकोण से यहां पर अपनी जियोपॉलिटिक्स यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है बाब अल मंदेव। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर यमन जो देश है, जो कि यहाँ पे हूती विद्रोही यहाँ पर हैं और वो इस क्षेत्र को यहाँ पे ब्लॉक करने की यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यमन के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए यमन जो है ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम का पूरा हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये पूरा यमन है। अब यमन को अगर हम देखें यहाँ पर इसकी उत्तर में हम सीमा यहाँ पर देखें तो आपको सऊदी अरब से हैं। ओमान को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूर्व में है। पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको लाल सागर है, और इसके अगर हम दक्षिण में यहाँ पर देखते हैं तो आपको अरब सागर की स्थिति है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर यमन को लेकर के यहाँ पर जो कह सकते हैं ये क्षेत्र है, हूती विद्रोहियों के यहाँ पर मजबूत उपस्थिति है, और इसी कारण से ये पे बॉब अल मंदेब को ये यहाँ पे टारगेट करते हैं, इसको ब्लॉक करने की धमकी देते हैं और समुद्री गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यमन यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट आपको पहलू है इस बॉब अल मंदेब के लिए। हूती के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, आखिर ये हूती कौन है। तो हूती जो समुदाय हैं यहाँ पर देखिए, वो हैं आपके हूती जैदी सिया, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जैदी जो सिया है ये बहुसंख्यक, आपको ईरान के बहुसंख्यक ट्वेलर सिया के धार्मिक रूप से की शाखा से यहाँ पर मूलतः अलग हैं। जैदी शिया मूलतः कैसे बने हैं, क्या है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इस्लाम की शिया शाखा की एक पुरानी और स्वतंत्र शाखा है। 5 इमामों अहल ए बैत को मानते हैं, लेकिन छठे इमाम जाफर अल सादिक के बाद कोई इमाम को नहीं मानते हैं। धार्मिक और राजनीतिक मामलों में तर्क और ज्ञान को यहां पर महत्व देते हैं। अब इसके बाद हूती विद्रोहियों को हम देखें तो ये आपको यमन के उत्तर पश्चिमी यमन में इनका सबसे ज्यादा यहां पर आपको कंट्रोल है। वर्तमान समय में हूती विद्रोहियों का जो मुख्य उद्देश्य है तो उसमें सबसे पहले आता है कि उत्तरी यमन में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना और यमन की सत्ता में अपनी प्रमुख निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित करना है, यानी कि सरकार पर कब्जा करना। दूसरी, विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, जैसे कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों को वो यहां पर इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते। तीसरा, यमन की सत्ता में अपनी प्रमुख भूमिका को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में यहां पर लगातार कार्य करना। स्वयं को फिलिस्तीन और प्रतिरोध धुरी के तौर पे इजरायल और पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ यहां पर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे खुद को प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये समर्थन देते हैं ईरान को, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास को फिलिस्तीन में, और इस तरीके से ये अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों के विरुद्ध अपने आप को ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के साथ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर प्रस्तुत करते हैं इस पूरे क्षेत्र में। सऊदी अरब से इनका संघर्ष क्यों शुरू हुआ तो उसको भी समझ लीजिए। कहानी की बात है 2015 से सऊदी अरब के नेतृत्व में यहां पर की गठबंधन सरकार के द्वारा यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पास सरकार के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाते हैं। तब से हूती और सऊदी समर्थित सरकार के बीच यहां पे लंबे समय से एक संघर्ष अभी भी चल रहा है। हाल ही के दिनों में देखा है तो हूती नेतृत्व ने फिर से सऊदी के तेल प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों को निशाना साधा है और वहां पर हमले किए हैं। सऊदी अरब की इसमें भूमिका क्या है? सऊदी अरब देखिए जो चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब, यमन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करते हैं, हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित मानते हैं और इस क्षेत्र के लिए खतरा मानते हैं। लाल सागर के यनाबू जैसे बंदरगाहों से तेल निर्यात को सऊदी अरब करता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार की स्थिरता के लिए यहां पर यमन में स्थिरता चाहता है, ताकि यहां पर किसी भी तरीके, जैसे अभी बार बार मंदिर को ये ब्लॉक कर रहे हैं, तो इससे यहां पर आपको वैश्विक तेल संकट समस्या क्रिएट होगी, उसको लेकर के सऊदी अरब यहां पर काफी हूती विद्रोहियों का विरोध करता है। यनबू जो बंदरगाह है यहां पर देखा है, इसी से निकलने वाले तेल टैंकरों को हूती विद्रोहियों की धमकियों के कारण यहां पर रास्ता बदलना पड़ा है और वो एक समस्या क्रिएट कर रहा है। अब इस पूरे क्षेत्र की थोड़ी सी भू राजनीति को भी समझ लेते हैं, आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ईरान वर्सेस सऊदी अरब चल रहा है। ईरान देखा जाए तो शिया प्रभाव है, हूती विद्रोहियों को यमन में सपोर्ट करता है। वहीं सऊदी अरब देखा जाए तो सुन्नी समर्थक है और ये मान्यता प्राप्त यमन सरकार को सपोर्ट करते हैं। इस कारण से एक तरफ यहाँ पे शिया बनाम सुन्नी का प्रभाव है, क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है और यमन इस प्रतिद्वंदिता का मुख्य मोर्चा बना हुआ है ईरान और सऊदी अरब के बीच। अमेरिका का इसमें क्या रोल है? तो अमेरिका देखा है समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता है, तेल आपूर्ति को बाधित न हो उसकी प्राथमिकता है और लाल सागर में नौसैनिक उपस्थिति को बनाए रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने पर अमेरिका के द्वारा ईरान पर इसीलिए यहां पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार का मुख्य मार्ग है, दुनिया के तेल और एलएनजी परिवहन, 10 से 12% तेल निर्यात और यूरोप एशिया को जोड़ने वाला। तो एक तरफ यहां पर आपका बाब अल मंदेब है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इन दोनों में यहां पे देखा है एक तरफ ईरान इसे बाधित करता है, दूसरी तरफ ईरान इसे हूती विद्रोहियों के माध्यम से ब्लॉक करने को धमकी देता है। इसका प्रभाव देखा जाए तो यहां पर आपको न सिर्फ सऊदी अरब जैसे देशों को यहां पर तेल निर्यात करने को लेकर के है, बल्कि कई सारी एशिया यूरोपीय कंट्री को आयात करने को लेकर के भी बड़ी समस्या है, जिसमें भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है।
मान लेते हैं यदि बाब अल मंदेब भी यहाँ पर बंद हो जाए तो पूरा प्रभाव और क्या होगा और विकल्प क्या बचेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो वर्तमान रूट है वो कुछ इस तरीके का है कि यूरोप से स्वेज नहर होते हुए यूरोप से होते हुए भूमध्य सागर से आप स्वेज नहर में इंटर करते हैं, स्वेज नहर से होते हुए फिर लाल सागर आते हैं, लाल सागर से होते हुए फिर आप बाब अल मंदेब आते हैं, यहाँ से अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर और हिंद महासागर में आप प्रवेश करते हैं। और इस तरीके से आप इसके बाद यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट होते हुए एशिया और यहाँ से अदन की खाड़ी से अरब सागर में प्रवेश करते हैं। भारत जैसे देशों के यहाँ पर तेल आयात आप कर सकते हैं, ऊर्जा आयात है, सारी चीज़ों को यहाँ पर आप सप्लाई चल रही है, ठीक है। और ये पूरी जो दूरी है लगभग दूरी जो 10,500 किलोमीटर से लेकर के 25 से 30 दिन में पूरी होती है। अगर मान लेते हैं इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया या बाब अल मंदेब को ब्लॉक किया जाता है तो उसके बाद दूसरा जो विकल्प है कि यहाँ पर इस रूट के जाने के बजाय एक लंबा रूट लिया जाए। तो यहाँ पर आपको स्वेज नहर भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ पे यूरोप होते हुए फिर आपको अफ्रीका होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर यहाँ पर आपको सप्लाई की जाएगी। तो इससे यहाँ पर दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 13 से 14,000 किलोमीटर, और समय भी 35 से 40 दिन लगने लगेंगे, जिससे यहाँ पर आपको समस्या क्रिएट होगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि ये होगा कि लगभग 2500 से 3500 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी है, 10 से 15 दिन अधिक समय लगेगा, ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा, बीमा प्रीमियम बढ़ेगा, तेल महंगा होगा और वैश्विक सप्लाई चेन को यहाँ पर डायरेक्ट प्रभाव डालेगा और इससे समस्याएं जो होती है बढ़ती चली जाएंगी। एशिया यूरोप का प्रमुख मार्ग है जो कि इंपॉर्टेंस के तौर पे है और इस कारण से आपको भारत के लिए भी यहाँ पे चुनौती होगी। भारत के लिए चुनौती क्या है? तो देखिए भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ यहाँ पे बाब अल मंदेब के ब्लॉक होने से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है कि अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से इन्हीं मार्गों से आयात करता है और अगर आयात महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा। महंगाई का प्रभाव यह होगा कि तेल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा और आयातित जितनी वस्तुएं हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। व्यापार क्या होगा कि भारत का यूरोप के साथ कंटेनर व्यापार महंगा होगा, डिलीवरी समय बढ़ेगा और शिपिंग लागत बढ़ जाएगी। रणनीतिक प्रभाव क्या होगा? रणनीतिक प्रभाव भारत पे पड़ेगा कि भारत की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा सकता है इन क्षेत्रों में ताकि सुरक्षित अपने तेल टैंकरों को वापस लाया जा सके। समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर अधिक यहाँ पर फोकस करेगा, रणनीतिक तेल भंडारों को अधिक तरीके से यहाँ पर आपको बनाने की कोशिश करेगा। तो बाब अल मंदेब मार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और साथ साथ महंगाई और रणनीतिक हितों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद उसके साथ साथ आपका बाब अल मंदेब दोनों ही यहां पर देखा है तो भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है। बाब अल मंदेब की जियोपॉलिटिक्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही भारत के पास क्या और विकल्प है, भारत को क्या करना चाहिए इस क्षेत्र को लेकर के हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही यहाँ पे मैप है जियोपॉलिटिक्स के करंट न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।